देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अमित शाह के बयान पर महाराष्ट्र के अटकलें तेज। एकनाथ शिंदे के सीएम फेस पर अटकी तलवार। विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद सस्पेंस बरकरार। अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का पलटवार। कहा, बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया, उनका मकसद शिवसेना को तोड़ना था। प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने पर योगी के मंत्री के बिगड़े बोल। कहा, लड़की लड़ नहीं पाई और भागी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका। पुणे के मेयर समेत 600 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। झारखंड में कांग्रेस से जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला तय। 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी जेएमएम। जम्मू कश्मीर में अब नए सीएम ने शपथ ले ली है। दरअसल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर में अब सीएम ने शपथ ले ली है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें कांग्रेस के एक भी मंत्री शामिल न होने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं, इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। जेकेपीसीसी प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन मिल्कीपुर पर संशय बरकरार है। उत्तर प्रदेश 10 में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन मिल्कीपुर पर संशय बरकरार है। इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग ने पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पेंडिंग होने का तर्क दिया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायराना पोस्ट करते हुए कहा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। साफ तौर पर सपा ने बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। आपको बता दें कि खबर आ रही है कि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर के लिए डाली गई याचिका वापस लेने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने का ऐलान जल्द ही कर दिया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कुछ खास इलाकों में चुनाव और लोकतंत्र को ही बेमतलब बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कुछ खास इलाकों में चुनाव और लोकतंत्र को भी बेमतलब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उन इलाकों में चुनाव कराना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक सम्मेलन में कहा कि देश के कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज इतना ज्यादा हो गया है कि वे राजनीतिक किले बन गए हैं। तो वहीं चुनाव और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि परिणाम पहले से तय होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इन शब्दों से देश में आने वाली चुनौतियों से राजनीतिक पार्टियां और जनता दोनों को रूबरू करवाया। आगे आने वाले समय में देश के लिए ये डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ी चुनौती बन सकता है और देश को अस्तित्वगत खतरा हो सकता है। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद जहां छोटे से लेकर बड़े नेता अपनी अपनी सीट सुरक्षित करने में जुटे हैं, वहीं 3 दशक से झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले कद्दावर नेता सरयू राय को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद जहां छोटे से लेकर बड़े नेता अपनी अपनी सीट सुरक्षित करने में जुटे हैं, तो वहीं 3 दशक से झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले कद्दावर नेता सरयू राय को लेकर सस्पेंस बना है। जेडीयू और बीजेपी सियासी शहमात के खेल में राय चुनाव लड़ेंगे या नहीं, झारखंड में यही सवाल बन गया है। कहा जा रहा है कि 3 मुख्यमंत्रियों को सियासी मात देने वाले सरयू राय इस बार इस सीट और समीकरण के दाव पेच में खुद फंस गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए राजनीति में आने वाले सरयू राय 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मात दे चुके हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, मधु कोड़ा और रघुवर दास का नाम शामिल है। आपको बता दें कि वर्ष 1997 में जब संयुक्त बिहार में चारा घोटाले ने तूल पकड़ा, तो राय ने कुछ नेताओं के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। महाराष्ट्र में मतदान की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत और तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।
महाराष्ट्र में मतदान की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत और तेज हो गई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम पद के चेहरे होंगे या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पूरे मसले पर चुटकी ली है। अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए कहा, हमने हार मान ली है, आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको जरूरी कदम उठाने चाहिए। अमित शाह के इसी बयान पर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि आपके लिए हमारे लोगों को बलिदान देना पड़ा। महाराष्ट्र में मतदान की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत और तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी, यानी बिना एनओसी के इनको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। इस बात का ऐलान खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं। 10 साल पहले तक इनका बहुत बुरा हाल था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बहुत सहूलियत इन कच्ची कॉलोनियों में दी गई। पिछले 1 साल से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग बिजली के कनेक्शन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आतिशी ने कहा, सामान्य बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिन का समय लगता है, वही समय डिस्कॉम लेगी। दलित, शोषित और वंचित समाज के सहारे राजनीति करने वाली इस बसपा के लिए अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस बार यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बसपा ने भी उपचुनाव में ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की भी चुनौती नहीं है, बल्कि 14 साल बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने का चैलेंज भी है। दलित, शोषित और वंचित समाज के सहारे कभी सत्ता की सियासी बुलंदी छूने वाली बसपा के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के एक पोस्ट किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी की तरफ से केरल की पलक्कड़ और चिलक्करा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। ऐलान के बाद योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रतिक्रिया आई। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। उनके इस बयान के बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।